मोहित अपने नए कॉलेज में आकर बहुत खुश था। दिखने में एक पतला दुबला शरीफ सा लड़का था वो। कॉलेज में उसको पहले दिन ही रश्मि पसंद आ गई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन अजीब बात थी कि जब भी विकी आसपास होता तो रश्मि कॉलेज में किसी लड़के से बात नहीं करती थी, जिस पर मोहित ने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी एक दिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तभी वहाँ पर विकी और माधव आ गए। तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज का ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई का सबसे डेंजर इंसान हूँ। मिस्टर मुंबई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन 2022 का फर्स्ट विनर। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। विकी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, छोड़ो उसे। आगे से रश्मि के आसपास भी नहीं भटकना, समझा? रात के तकरीबन 12 बजे माधव अपने कमरे में स्टडी कर रहा था। यार काश ऐसा होता कि सीनियर्स के एग्जाम भी जूनियर्स ही दे दिया करते, तो साला पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। हेलो, कौन? मैं तेरा बाप मोहित बोल रहा हूँ। कमीने, जब वो विक्की मुझे डरा रहा था तो तू बड़ा खुश हो रहा था ना? मैं तेरा इंतजार तीसरी मंजिल के 5वें कमरे में कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो अकेले आना। ये 1.5 पसूली मुझे मारने की बात कर रहा है। अभी इसको खुराक देकर आता हूँ। माधव तीसरी मंजिल के 5वें कमरे में पहुंचा तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जैसे ही लाइट जली तो उसने देखा कि सामने मोहित एक चेयर पर अपने हाथों में ड्रिल मशीन लिए बैठा हुआ था। क्यों बे? फोन पर तो बड़ा चिल्ला रहा था, अब यहाँ सर झुकाए क्यों बैठा है? तभी मोहित ने अपनी आंखें खोली, जिनको देखकर माधव चौंक पड़ा। मोहित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुझे लगता है तू मुझे डरा देगा? तभी मोहित ने ड्रिल मशीन ऑन की और उसके पेट में चला डाली। माधव जमीन पर गिरकर दर्द से तड़प उठा। क्यों रे बॉडी बिल्डर, अब क्या हुआ? एक 1.5 पसूली को नहीं मार पाया तू? ऐसा कहकर उसने ड्रिल मशीन को माधव की आंखों में चला डाला और फिर आखिरी हमला उसके माथे पर किया। ड्रिल मशीन उसके माथे से होकर भेजे में घुस गई और उसकी वहीं मौत हो गई। सुबह जब मोहित को होश आया तो वो अपने बेड पर था। क्या वो सब सच था? तभी उसने महसूस किया कि बाहर काफी चहल पहल हो रही है। उसने रूम से निकलकर बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माधव की लाश स्ट्रेचर पर पड़ी थी, ठीक उसी हाल में जिस तरह रात में उसने उसको मारा था। विकी उसकी लाश के पास खड़ा आंसू बहा रहा था। पुलिस ने उसको एम्बुलेंस में डालकर भेज दिया। रश्मि ने देखा कि मोहित थोड़ा डिस्टर्ब सा लग रहा था। क्या हुआ मोहित, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रश्मि, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, आज रात तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना, वहाँ आराम से बातें करेंगे। विकी ने ये बात सुन ली थी और वो आग बबूला हो गया था। रात को जब मोहित रश्मि के घर पहुँचा तो वो काफी डरा हुआ लग रहा था। फिर मोहित ने रश्मि को बताया कि उसने ही माधव का खून किया है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का राज क्या है। कैसे मैं इतना खतरनाक बन गया? मोहित, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तुम ही थे जो विकी के एक थप्पड़ में बच्चों की तरह रोते हुए कॉलेज से चले गए थे। भला तुम कैसे किसी का मर्डर कर सकते हो? हाँ, उस दिन मैं रोता हुआ सामने वाले जंगल की तरफ चला गया था। अब मुझे याद आ रहा है कि क्या हुआ था। क्या याद आ रहा है? उस दिन मैं रोते रोते सीधा कॉलेज के सामने वाले जंगल में चला गया था। कुछ कदम चलने के बाद मेरा पैर एक गड्ढे में फंस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना पैर निकाला तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैर से एक लाश लिपटी थी और वो मेरे पैर को पकड़ते हुए जमीन से बाहर आ चुकी थी। मैंने डर कर अपना पैर उससे छुड़ाना चाहा तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी लाल लाल चमकती आंखें देखने के बाद मैं बुरी तरह कांप उठा और बेहोश हो गया। शायद उसके बाद रात में मैंने ही माधव का खून कर दिया। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी
कि विकी वहां पहुंच गया और मोहित का गला पकड़कर बोला, मैंने तुझे मना किया था ना कि रश्मि से दूर रह, फिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू फिक्र मत कर, अगला नंबर तेरा ही है। उसके चेहरे के अंदर विकी को एक भयानक चेहरा नजर आया। रणवीर, आखिर तुझे याद आ ही गया। मोहित, ये सब क्या है? कौन रणवीर? मैं मोहित नहीं, रणवीर हूँ। इस विक्की ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, जिसकी सजा मैं अब इसे दूंगा। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। अगर तुम एक मौका दो तो मैं वादा करती हूँ कि इसको इसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। अगर ये अपना गुनाह कबूल करने को तैयार है तो मैं इसको आखिरी मौका दे सकता हूँ। विकी, अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपना जुर्म कबूल कर लो। ऐसा कहकर रश्मि ने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और विकी उसके सामने कन्फेस करने लगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मिस्टर मुंबई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 2022 का विनर हूँ, लेकिन असल में मैं इस जीत के काबिल नहीं था। मैं और मेरा दोस्त माधव हमारे जिम के बेस्ट बॉडी बिल्डर थे। हम दोनों अपने जिम की तरफ से मिस्टर मुंबई कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन लास्ट मंथ में रणवीर ने हमारा जिम ज्वाइन कर लिया। कोच को भी उसकी बॉडी बहुत पसंद आई और उसने मेरी जगह उसको रखकर मुझे सेकंड पोजीशन पर रख दिया। मुझे डर था कि रणवीर मेरी जगह मिस्टर मुंबई ना बन जाए। मैंने माधव के साथ मिलकर पता किया तो रणवीर एक हार्डवेयर स्टोर चलाता था। ये जानकर मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैं एक अमीर घर का लड़का, कॉलेज में भी सब मुझसे डरते थे। मुझ जैसे लड़के को एक हार्डवेयर स्टोर चलाने वाला गरीब लड़का हराकर ट्रॉफी ले जाए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। इसीलिए मैंने माधव के साथ मिलकर रणवीर को मार डाला और उसके कॉलेज के सामने वाले जंगल में दफना दिया। लेकिन अब उसकी आत्मा वापस आ गई है। उसने माधव को मार दिया है और अगर मैं जेल नहीं गया तो वो मुझे भी मार देगा। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आकर मुझे अरेस्ट कर ले। ये वीडियो YouTube पर लाइव चल रहा था। पूरे देश में, खासकर मुंबई में ये बात आग की तरह फैल गई। मोहित ने रश्मि की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ रश्मि। अब मुझे बस मेरा आखिरी काम निपटाना है, उसके बाद तुम्हारा मोहित तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने तेज पंजा विकी के मुंह पर ऐसा मारा कि वो बेहोश हो गया। विकी को जब होश आया तो वो रणबीर के हार्डवेयर स्टोर में था। और अब मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लूंगा। इतना कहकर उसने इलेक्ट्रिक चैनसो उठाई और उसके एक ही वार से उसके सर के बीचों बीच हमला किया और नीचे तक खींचकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। अतुल पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसकी पोस्टिंग सोम सरोवर गांव में हो गई तो वो अपनी बीवी भाविका और बेटी मानसी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। मानसी बेटा, तुम्हें कैसा लगा नया घर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उस ग्रीन डोर वाले रूम में रहूंगी। कहकर वो वहां खुश होती हुई उस कमरे की तरफ चली गई। अरे वाह, कितनी बड़ी अलमारी है। इसमें तो मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। उसने अलमारी को खोलना चाहा, लेकिन उसका दरवाजा जाम था। लगता है इसको पापा ही खोल पाएंगे। कल इसको खुलवा लूंगी। रात को मानसी अपने अलग कमरे में जाकर सो गई। रात को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब आवाज फिर से आई तो उसको पता चल गया कि वो आवाज कबर्ड से आ रही थी। मानसी जोरों से चिल्लाई और भागकर मम्मी पापा के कमरे में पहुंची। वो भी उसकी आवाज सुनकर जाग चुके थे। अरे बेटा, क्या हुआ? मेरे कमरे में जो कबर्ड है उससे किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये सुनकर दोनों उसके साथ उस कमरे में पहुंचे, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरे मानसी, यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही। एवरीथिंग इज ओके यार बेटा। नहीं पापा, आवाज आ रही थी इस कबर्ड से। ये सुनकर अतुल ने उस कबर्ड को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं पाया। अरे बेटा, ये तो पता नहीं
कितने सालों से बंद है। जाओ तुम सो जाओ, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। उनके कहने पर मानसी फिर से लेट तो गई, लेकिन उसको अब भी थोड़ा डर लग रहा था। इस बार उसको ये आवाज काफी तेज सुनाई दी और वो फिर से जाग उठी। वो उठकर डरती हुई कबर्ड की तरफ बढ़ी और उसको खोलने के लिए लॉक घुमाया। इस बार वो बड़ी आराम से खुल गई। कबर्ड पूरी की पूरी कपड़ों से भरी हुई थी। तभी उसको अंदर एक कंकाल नजर आया, जिसको देखकर वो डर गई। अतुल ब्रेकफास्ट टेबल पर था और भाविका उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। मानसी बेटा, उठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तभी कमरे से मानसी निकल कर आई और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें जैसे अंगारें उगल रही थी। दोनों इस बात को देखकर डर गए। मुझे ये नहीं पसंद। उसने टेबल पर रखा सारा खाना जमीन पर गिरा दिया और भागकर बाहर गार्डन में चली गई। अतुल और भाविका भी उसके पीछे गार्डन में पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मानसी पेड़ के ऊपर डाली पर चढ़ रही थी। मानसी बेटा, ये तुमको क्या हो गया? वो हंसते हुए अतुल के ऊपर कूद गई। अतुल जमीन पर गिर गया और मानसी तभी बेहोश हो गई। अतुल ने उसको गोद में उठाया और घर के अंदर लेकर गया। हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम इसके पास ही रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। अतुल डॉक्टर को लेकर आया तो डॉक्टर ने उसको चेक किया। देखिए, ये फिलहाल तो बेहोश है, मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ। अगले 2 घंटे में ये होश में आ जाएगी, फिर इसको ये दवाइयाँ दे देना। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ अतुल को देकर चला गया। अवनी और माधव कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसकी है? तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा और वो एकदम से खुल गया। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? मानसी की आंखें लाल चमक रही थी और उसकी आवाज भी मर्दानी और बहुत भयंकर निकल रही थी। कौन हो तुम? ये तो आपको मम्मी जी ही बताएंगी पापा। ये सुनते ही अवनी डर गई और थर थर कांपने लगी। मानसी ने अवनी की गर्दन पकड़ ली। अवनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मानसी ने उसको हवा में ऊपर उठा लिया। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रुक जाओ। माधव जैसे ही मानसी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो मानसी ने अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ देखा। देखते ही वो हवा में ऊपर उठ गया और दीवार से अपने आप जा टकराया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला किया हो। उसकी टांग में लगी और वो उठने लायक भी नहीं रहा। मम्मी, अब आपको इनाम देने का टाइम आ गया। कहकर उसने अवनी का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसको अलग कर दिया। फिर उसने उसका दूसरा हाथ भी इसी तरह से तोड़ दिया। नहीं। और उसने टेबल पर रखा हुआ लैंप उठाकर उसको अवनी के सर पर फोड़ डाला। तभी उससे करंट निकला और अवनी को झटका लगा। कुछ झटके झेलने के बाद अवनी की मौत हो गई। ये देखकर माधव की चीखें निकल पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी टांग में आई चोट की वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता था। मानसी ने उसको देखा तो वो हंसते हंसते चुप हो गई और बोली, पापा, मुझे माफ कर दो पापा। कौन हो तुम? तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? पापा, मैं आपका बेटा मोहित हूँ। मोहित बेटा, तुम इस लड़की के शरीर में, और तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? पापा, आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की थी? अगर आप मुझे ठीक से ढूंढते तो मैं बच सकता था। बेटा, मैंने तुमको खूब ढूंढा, पुलिस, जासूस, क्राइम ब्रांच सबकी मदद ली, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। आखिर तुम थे कहाँ बेटा? आपकी इस नई बीवी ने
मुझे अपने कमरे की कबर्ड में बंद कर दिया था और आपसे कह दिया कि मैं स्कूल से घर वापस ही नहीं लौटा। ये मुझसे नफरत करती थी, इसलिए इन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया। ये सुनकर माधव को और दुख हुआ और वो रो पड़ा। लेकिन तुम कहाँ थे बेटा? और ये लड़की कौन है जिसके शरीर में तुम हो? जब आपने वो घर छोड़ दिया तो मेरी लाश उसी कबर्ड में पड़ी सड़ती रही। अभी सिर्फ मेरा कंकाल बचा था और मेरी आत्मा उस कबर्ड में ही कैद थी। कल जब एक नया परिवार उस घर के अंदर आया तो इस लड़की ने वो कबर्ड खोली, तब मेरी आत्मा इसके शरीर के अंदर चली गई। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ बेटा, इसमें सारा कसूर मेरा है। लेकिन अब इस लड़की के माँ बाप भी परेशान हो रहे होंगे। तुम इसका शरीर छोड़ दो। मैं इसका शरीर छोड़ रहा हूँ पापा। आप अभी इस लड़की को लेकर उस घर में जाना, उस कबर्ड को मेरे कंकाल समेत जला देना, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी और इस लड़की के ऊपर से मेरा असर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर मानसी बेहोश हो गई और माधव उसको लेकर अतुल के घर पहुंचा। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी तुमको कहाँ मिली? आप लोग डरिए नहीं। अब तक ये जो भी कर रही थी वो इसके शरीर में घुसी मेरे बेटे की आत्मा इससे करवा रही थी। ये कहकर उसने मानसी को सोफे पर लेटाया और अतुल और भाविका को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अतुल ने देर नहीं की और माधव के साथ मिलकर उस कबर्ड को घर से बाहर निकाला, फिर उसमें आग लगा दी। तभी मानसी को होश आया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो जाकर गार्डन में खड़े हुए अपने माँ बाप के गले लग गई। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के घर की छत से वो कब्रिस्तान अच्छी तरह से दिखता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के 12:30 बजे एक रूम में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। बताओ सोनिया, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? मैं अगर डेयर लूंगी तो तुम लोग मुझे कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे? अरे वो हम कैसे बता सकते हैं, तुम लेकर देख लो। ठीक है, तो मैं डेयर लेती हूँ। ये हुई ना बात। जाओ छत पर से घूम कर आओ, और हाँ, छत पर जो फूल का पौधा है उससे तुम्हें फूल तोड़कर लाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। तुम्हारी छत से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना कल दिन भर हम तुम्हें जो भी काम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें क्या मंजूर है, बताओ। इससे अच्छा तो मैं छत पर से कब्रिस्तान देखकर ही आ जाऊंगी। सोनिया छत पर जाती है। उसे वो फूल का पौधा दिखता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तो वैसे ही उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो फौरन मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं। फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने को क्यों भेजा? अरे सॉरी डैड, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अब की बार अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें उस कब्रिस्तान में ही छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुम ये बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? क्या तुम्हें चमगादड़ इतने डरावने लग गए? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है।
अरे आज तो मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा। बच्चे घर पर अकेले होंगे। उस दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उसे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो केवल बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा यार। अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है उसने सच में कुछ तो देखा होगा। तो चलो हम जाकर खुद ही देख लेते हैं। कहाँ जाकर? अरे कब्रिस्तान में जाकर, और कहाँ। अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। क्या भाई, तुम इतने से में डर जाते हो? ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, वो सब लोगों का भ्रम है। हम इतने सालों से कब्रिस्तान के बगल में ही रह रहे हैं, आज तक हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। विकी के रोकने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चल देता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाना दो। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रॉकी भी वहां नहीं होता। वो चारों ओर देखता है। वो घर लौट कर आ जाता है। विकी, रॉकी कहाँ है? पापा, वो मेरे बार बार मना करने के बाद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। क्या? हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जाओ घर के मंदिर में जो शंख में जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर जल छिड़क देता है। उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। उस निशान का पीछा करते हुए मनोहर उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। विकी बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें उसे जल्दी से निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। अंत में कई बार के बाद वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में रॉकी और विकी के साथ रहने चला जाता है।